So finally welcome back to my channel and this time a little motivated. तो ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है मैं वो बता देती हूँ. फाइनली मैंने अपनी गैदर की सारी स्ट्रेंथ, आप सबके कमेंट्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स ब्रेक डाउन एवरीथिंग. मतलब अब जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी थी कि हाउ टू स्कोर बिग, मैं अब उसको पार्ट्स में बना के आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ. आप भी प्लान करिए फॉर अ लॉन्ग रन, ठीक है. तो उसको मैं इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ. 3 पार्ट्स में मैं इस वीडियो में बात करूंगी. पहले पार्ट में तो मैं कट ऑफ एनालिसिस का बात करूंगी कि कैसे क्या कट ऑफ रहा है, किसी किसी कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वो पोल्स के थ्रू मुझे पता चला और फिर वो मुझे पता चला कमेंट्स के थ्रू. तो बहुत सारे लोग काफी चीजों से रिलेट कर पाएंगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ उससे. सेकेंड पार्ट में मैं बात करूंगी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यू रियली डिजर्व द बेस्ट. और आपने 4000 में अपना एक रिमार्क सेट कर दिया है, तो आपके पास अब तो बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको तो एग्जाम को 4 देना है. अब टीयर 2 तो निकालना ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पड़ाव को पार कर चुके हैं. नाउ थर्ड फेज में मैं बात करूंगी दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि आपने अगर क्वालिफाई किया है टीजीटी साइंस के लिए और अगर आप वेट कर रहे हो केवीएस एमवीएस के रिजल्ट्स का या एलटी ग्रेड के रिजल्ट का, तो आप क्या करो, स्ट्रेटेजाइज कैसे करो उसके बारे में, ठीक है. तो ये 3 फेजेस हो गए. फर्स्ट फेज में चलिए बात कर लेते हैं कट ऑफ की. कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है, प्रिंसिपल का कट ऑफ 41 गया है. ओवरऑल कट ऑफ सारी ही कैटेगरीज का मेरे अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली ज्यादा गया है. तो मैं ये समझ रही हूँ कि अगर 10 टाइम्स बच्चों को लिया गया है, हर पड़ाव में 1:10 का रेशियो था, तो आप ये समझिए कि मतलब बच्चे कितना ज्यादा प्रिपरेशन करके बैठे थे कि वो 70-75% तक का स्कोर ले गए. कि ये तो कट ऑफ बॉर्डर है आपका, इससे ऊपर ही है सारे बच्चे. तो आप देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश का 64 गया है, ठीक है. पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी के टीचर का आपका 62 गया है. उसके बाद मैथमेटिक्स का 67, मतलब पीजीटी का 67 गया है मैथ का. समझ सकते हो ये कम है क्या. पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का 64 मार्क्स, सीरियसली 6. और ये 0.33 0.667 इससे कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, या मतलब तो होल नंबर्स में मार्क्स होते हैं ना आपके, ये पॉइंट का हिसाब ही नहीं है. और इसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई टेंटेटिव आंसर की नहीं है, कोई रिवाइज्ड आंसर की नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है EMR के द्वारा. तो ये क्या है, बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी. आप क्या चाहते हो कि बच्चे लीगली आपको ट्विटर के थ्रू ट्रेंड कराए, या फिर और आपके नोटिफिकेशन में अच्छे से लिखा हुआ है ये चीज कि हम कोई भी इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे. अगर आपने दिया एंटरटेन नहीं करेंगे मतलब आप फाइल करते रहिए RTI, आप कुछ भी फाइल करते रहिए, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा आंसर की बनाई गई है. तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जिन एक्सपर्ट्स ने आंसर की बनाई है तो पहली बार में आपने आंसर की गलत क्यों बनाई. मतलब बच्चों का पहली बार में क्लेम करने का मतलब ही क्या है फिर. और फिर आपने स्पेसिफाई भी कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. पीजीटी टीचर्स के लिए फिजिक्स का देखिए 64 गया है, बायोलॉजी का 66, मतलब वेरी वेरी हाई कट ऑफ. उसके बाद में हिस्ट्री का 62.667, ये तो मतलब 667 ने तो खेला ही कर दिया पूरे एग्जाम में. फिर पीजीटी ज्योग्राफी के टीचर्स का 64 गया है, चलिए इनका फिर भी होलसम मतलब दिया हुआ है. उसके बाद कॉमर्स का 62, इकोनॉमिक्स का 58, चलिए इकोनॉमिक्स वालों को थोड़ी तो राहत मिली है कि कम जितना रेंज में उन्होंने सोचा होगा उतना एग्जाम में वो स्कोर कर पाए और थोड़ा संतुष्ट है, ठीक है. देन कम टू दी कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस के काफी बच्चे थे और उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कितना जाएगा. तो पीजीटी वालों के लिए तो फिर भी 55 to 60 लोग बोल रहे थे, 62 कट ऑफ गया है, बट फिर भी रेंज में है, मतलब 60 to 65 तक फिर भी रेंज कंसिडर करी जा सकती है एक बार को. टीजीटी हिंदी टीचर्स के लिए आप देखो 63 गया है टीजीटी हिंदी टीचर्स के लिए. और मोस्टली क्या है ना 63.33 या 0.667, ये पीजीटी वाले में ही सबसे ज्यादा है कि ये 0.3 और 0.6 का हिसाब किताब क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है. हिंदी के टीचर्स देख लीजिए, हिंदी के टीचर्स का 63 गया है, ओबीसी का गया है आपका 57.333. फिर आपका इंग्लिश के टीचर्स का टीजीटी का गया है 70.667, मतलब डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इन लोगों ने हटाया है, ठीक है. AWS का 62.33,
और ओबीसी का भी सेम गया है। मैथ्स का 76, वेरी हाई कट ऑफ, मतलब पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ इन्हीं का गया है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम है मैथ्स में। सोशल स्टडीज के लिए 71 गया है। टीजीटी टीचर्स, मतलब क्या करें टीचर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, ओबीसी के लिए 66। साइंस का कट ऑफ 73.667, मतलब मैथ्स के बाद में इन लोगों का कट ऑफ भी बहुत हाई गया है। ठीक है, ओबीसी के लिए 67.667 और ईडब्ल्यूएस के लिए 66। ठीक है, तो फिर अब बात कर लेते हैं बाकी की। कंप्यूटर साइंस का तो 71 गया है, आप देख लो कंप्यूटर साइंस का। एक सेकेंड, मेरा पेन, हाँ, कंप्यूटर साइंस का 71 गया है। उसके बाद में टीजीटी के लिए ओबीसी का देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस वाले और बाकी के कैंडिडेट्स, टीजीटी, आसामीज और ये सब बाकी के तो लैंग्वेजेस के पेपर हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए तो बहुत ही कम कट ऑफ गया है, तो क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है और लिमिटेड अपीयरेंस होता है, तो फिर उनके लिए 34 मार्क्स ही सिर्फ गया है आसामीज के लिए। देखिए कितना सही है लैंग्वेजेस के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अभी क्या है, अभी बाकी सब आप तो सब कुछ देख ही चुके होंगे कि वार्डन का, हॉस्टल वार्डन वगैरह का देख लीजिए। मेल का कितना गया है 57। ठीक है, लाइब्रेरियन का कितना गया है 72। इन सब एग्जाम्स के लिए भी जो भी बच्चे मतलब बहुत ज्यादा होपफुल थे कि 55-60 पे हो जाएगा, उनके लिए भी 72-67 ऐसे कट ऑफ गए हैं, मतलब 70% तक कट ऑफ जनरल कैटेगरी के गए हैं। तो ये भी बहुत हाई कट ऑफ माना जा सकता है। प्रीवियस ईयर से सब कंपैरिजन कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है तो उसमें इतनी कम कट ऑफ गया है, तो हो सकता है इतना जाए, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं हुआ। तो जो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे काफी लोग बोल रहे थे ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से हम एनालिसिस करें या उससे निकाल के कुछ सॉल्व करें, कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। पीवाईक्यू से एक रेफरेंस मिल जाएगा, बट ये सेकंड फेज फर्स्ट टाइम हो रहा है। टीयर 2 की बात कर रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए तो आपको खुद का कैलिबर और खुद की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा और सीबीएसई के पैटर्न को देखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन फाइनल ले सकते हो। अब तो ये बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है इस कट ऑफ को देखने के बाद में। ठीक है, तो ये आप देख लो, फीमेल का हॉस्टल वार्डन स्टाफ नर्स का 13 गया है, ये बहुत ही कम गया है, मतलब अपीयरेंस काफी कम होगी या फिर स्टूडेंट्स काफी लिमिटेड होगी, क्योंकि -13.333 का मतलब क्या ही हिसाब है पता नहीं। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये हो गया हमारी कट ऑफ की एनालिसिस। जो भी जिसके और कैंडिडेट के अलग अलग आ रहे हैं वो अपना चेक कर सकते हैं, बट मैं एक ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि इतने गए हैं। अब सेकेंड फेज में क्या किया जाए, दोज who got selected into TGT साइंस और PGT साइंस, उनके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि आपको इस बार में एग्जाम को क्रैक कर देना है। आपका कंपटीशन अच्छे बच्चों के साथ में हो रहा है, स्कोर अच्छे कर रहे हैं वो, तो दैट मीन्स अगर देखो, इसके लिए डिमोटिवेट उनको नहीं होना है जिनके पास अभी भी कुछ भी प्लान नहीं था टीयर 2 के लिए। ठीक है, कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, या फिर हमने दोबारा पहले पढ़ा नहीं है, अब एकदम से पढ़ाई करेंगे तो क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे या फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है, अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो और अगर आपके मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी है आपको कि आपके सिलेबस में अगर कोई चैप्टर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं सेल की बात कर देती हूँ, अगर आपका चैप्टर सेल है तो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, उसके डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं टेबल के फॉर्मेट में, डिफरेंसेस, डायग्राम्स ड्रॉ करना, ये आपको आना चाहिए। या मैं अगर आपकी केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे क्या रिएक्शन होती है, कैसे रिएजेंट्स फॉर्म होते हैं और मतलब पूरा ओवरऑल होता क्या है इसमें प्रोसेस। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आई थिंक कोई पेपर को हिला तो नहीं सकता है आप से, मतलब ये नहीं होगा कि आप कट ऑफ से बहुत ही पीछे रह जाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया, आंसर राइटिंग विद इन टाइम लिमिट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है एमसीक्यू की। एमसीक्यू में अभी क्या है, पहले तो आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है जनरल, जिसमें सब कुछ था, रीजनिंग थी, ये सब था। तो अब आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है कि अब आपका सब्जेक्ट है,
तो अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका आने वाला है और उसमें आपकी नॉलेज अच्छी है और आप इसी टीचिंग फील्ड में प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो, तो आपको इतना तो पता है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि तभी आपने टायर 1 को क्वालिफाई कर पाया है। तो 40 MCQs के लिए मुझे लगता है आपको रिविजन चाहिए, ना कि पूरा प्रॉपर होलिस्टिक स्टडीज। अब आई बात सेकेंड फेज की, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी आंसर राइटिंग अटेम्प्ट नहीं किया हो सकता है। मैं बीइंग अ यूपीएससी और यूपीपीसीएस एस्पिरेंट, आई नो हाउ टू राइट दी आंसर्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि 7 मिनट में अगर मुझे एक आंसर लिखना है 125 वर्ड्स का, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसमें डायग्राम डालना है तो मैं कैसे डाल सकती हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी जो मेरे थॉट प्रोसेस है, जो मुझे पता है, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, थ्रू माय डिस्कशन ग्रुप एंड थ्रू माय पेड कोर्सेज ऑल्सो। तो उसके आप वहां पे जाके पूरी डिटेल्स को देख सकते हो और आप अपना प्लान कर सकते हो। नाउ जैसे कि पीजीटी स्टूडेंट्स हैं और टीजीटी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ना अलग अलग कोर्सेज की डिमांड होती है। पीजीटी के लिए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब कुछ जाएगा। टीजीटी वालों के लिए क्या है, उनको साइंस पढ़नी है, ठीक है। तो साइंस में आपके तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब इसमें किस तरीके का बाइफर्केशन है कि मैंने सब अभी स्पेसिफिकली मैंने टीजीटी के लिए डिजाइन किया है। इसमें मैं कैसे बाइफर्केट कर रही हूँ, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि वो क्या कर सकते हैं कि पर टॉपिक के नोट्स परचेज कर सकते हैं, या फिर होलिस्टिक एक कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको दी जाएगी, आपको पर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, उसी में आपके मॉडल आंसर्स इंक्लूडेड होंगे, एमसीक्यूज इंक्लूडेड होंगे। तो आप ये पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स में खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पता है आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, आपको पता है आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, तो आप इसके नोट्स नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के नोट्स पूरे कंप्लीटली ले सकते हो, आपके सिलेबस से अलाइंड होते हुए, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा इनरिचमेंट के लिए आप आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आंसर राइटिंग ग्रुप क्या है, आपके क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे सुबह 10 बजे जो भी डिस्कशन ग्रुप बनेगा या जो भी इंडिविजुअल ग्रुप बनेगा आंसर राइटिंग का, उस पे आपको 10 बजे तक क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 10 से पहले ही पोस्ट कर दिया जाएगा, और डेली स्केड्यूल का टाइम आपको भेज दिया जाएगा कि कल आपका किस चीज का टेस्ट होने वाला है या किस चीज पे आपके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और वैसे एक होलिस्टिक शेड्यूल भी बन जाएगा और उसमें मेंशन हो जाएगा कि पर डे 30 डेज के प्लान में आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे कराना है, ठीक है। तो 30 दिन के प्लान में अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, पर डे आप 2 आंसर लिख रहे हो, अगर डिमांड हाई हुई और लोगों को लगा कि वो 2 या 3 आंसर से ऊपर आंसर्स लिख सकते हैं, तो वो भी बैच उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वैसे कैटर कर सकते हो, तो वहां से ज्वाइन करके। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैटर, जैसे कि अगर आपने पीडीएफ खरीदा है किसी भी चीज का, या फिर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आर्टिकल का पीडीएफ परचेज किया है और आपको उसमें मॉडल आंसर्स भी चाहिए, तो मतलब उसमें मॉडल आंसर्स प्रोवाइडेड है, आपको वही मॉडल आंसर लिखना है, मतलब उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है और आप उसको चेक कराना है, तो आप मुझे वो इंडिविजुअली भी चेक करा सकते हो पर क्वेश्चन का कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर लो उस बैच को, डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लो, और होलिस्टिकली जो भी आपकी डिमांड्स है आप उसको डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो, ठीक है। ये तो बात हो गई सारी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है उसकी। अब जिनको ये नहीं ज्वाइन करना है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, जिन्हें नहीं ज्वाइन करना है तो उनके पास खुद के नोट्स हैं, खुद की एनसीईआरटीज हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर लीजिए 10th 12th के, और उन प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करिए, उनको थीम पकड़िए कि क्वेश्चन का क्या थीम है जो 5-6 साल से रिपीट होता चला आ रहा है, उस थीम को पकड़ के उस थीम पे क्वेश्चंस देखिए और वो क्वेश्चंस को खुद से लिखिए, और अगर आपको इवैल्यूएट कराना है तो उन क्वेश्चंस को आप मेरे पास इवैल्यूएशन के लिए ला सकते हैं। आई विल इवैल्यूएट दोस क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो ये प्लान हो गया। दूसरा प्लान क्या हो गया, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस पे जितने असर्शन रीजन वाले एक्टिविटीज के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो तो आप पर चैप्टर निकाल के लिख ही लो, और वो लिखने के बाद में उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप किसी भी एक प्री वाईक्यू को जो DSSB KVS NVS की सब्जेक्ट स्पेसिफिक PYQs देता है उस बुक को खरीद लो, चाहे वो किसी की भी हो, KBC नैनो हो या फिर ओसवाल हो, NCERT एग्जाम्पलर हो, जिसकी भी हो, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो। जैसे आप अगर साइंस के हो तो आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट का खरीद लो, और जो मैथ्स कंप्यूटर साइंस जिसकी जैसे भी अवेलेबिलिटी है आप वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बुक्स की बात, जिनको नहीं लेना है, मतलब पेड कोर्स जिनको नहीं चाहिए उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, वो कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। आंसर राइटिंग अगर वो सिर्फ चेक कराना चाहते हैं
है, तो पर आंसर का जो भी कॉस्ट है वो आप देखिए अपने आंसर्स को चेक करा सकते हो। क्वेश्चन भी आप ही डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या क्वेश्चन लिखना है। ठीक, ये हो गई आपकी सेकेंड फेज की बात। अब नाउ कम टू द थर्ड फेज, जिसपे मैं बात करूंगी फेज 3 में वैकेंसीज आने वाली है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है टीजीटी पीजीटी के लिए या जिस भी कोर्स के लिए उन लोगों ने एनरोल करने का सोचा था और नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, उनके लिए मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये बताती हूँ कि आपको ये तो पता है कि 38,800 टोटल वैकेंसीज ईएमआरएस की थी, मतलब जिनको फुलफिल करना है उनको 450 से प्लस मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स की वैकेंसी को उन्होंने भरना है। ठीक है, तो 2 फेजेस कंडक्ट हो गए। अगस्त 2026 तक पूरी सेकेंड फेज की वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि अभी आपने एग्जाम दिया उसकी। थर्ड फेज की वैकेंसी बचेंगी, मतलब 7,000 ही वैकेंसी तो सेकेंड फेज में जा रही है, उसके बाद वैकेंसी आने वाली है। तो अगस्त से पहले वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एग्जाम होने वाला है, कब आएगा। तो आपके पास 2026 पूरा पड़ा है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो, कोर्सेज वगैरह लेते हो, या फिर आप अभी से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू करते हो, एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करते हो, तो आप 2026 के नेक्स्ट फेज के लिए तो 100% रेडी हो, इवन विद द आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब आपको क्या होगा कि आपको बस पैटर्न पता चल जाएगा, जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा, तो आप उस तरीके से अपने आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप एक तो इस फेज का वेट करिए। अभी क्या है, जो ईएमआरएस का वेट नहीं करना चाहते, जिनको लग रहा है कि मुझे कुछ और कैटर करना है, जिनके केवीएस एनवीएस के मार्क्स मेरे हिसाब से 65 to 70 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर इस कट ऑफ को देखा जाए तो बच्चे तो मोस्टली सेम ही अपेयर करते हैं हर जगह, इधर भी और उधर भी, जिनके सेम बैकग्राउंड होते हैं। तो अब वो इससे एनालिसिस लगा सकते हैं कि उनके केवीएस या एनवीएस में कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ के चलो कि 70% का कट ऑफ यहाँ जा रहा है, तो 70 क्वेश्चंस तक वहां भी जा सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे कम जा सकता है या ज्यादा जा सकता है। तो उससे एक एनालिसिस लगा के आप टीयर 2 की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर द अपकमिंग रिजल्ट्स ऑफ केवीएस एनवीएस। ठीक है, तो अब आपका ये क्लैरिटी तो मिल गई आपको। नाउ कम टू दोज जिन्होंने कोई भी फॉर्म नहीं भरा था ईएमआरएस के अलावा, अब वो क्या करें। तो अब आप देखो, डीएसएसबी डीट्रिपलएसबी था वो किसी ने भरा होगा, या फिर अब जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए प्री प्लानिंग करो। प्री प्लानिंग में एनसीईआरटीज को अब आपको सिलेबस पता चल गया, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही है। अब क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस के क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, जीके ये भी आता है, और ये बहुत ज्यादा वेटेज होता है इन सब क्वेश्चंस का सिलेक्शन में या फिर कट ऑफ क्लियर करने में। क्यों इनका वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो सबके पास है, मतलब सब लोग उस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा है वो इन सब्जेक्ट में कर रहा है स्कोर हाई करने के लिए। सेम हैपेंस विद दी नेट, जेआरएफ वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी सेम चीज होती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आप फेज 3 का, डीट्रिपलएसबी का, केवीएस एनवीएस का, इन सब का आप वेट करो। और इनको वेट करने का मतलब ये, आप एटलीस्ट दिन के 3 घंटे पढ़ाई पे दो। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो 8 आवर्स अ डे देना ही देना है, उनके पास तो कोई और अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ तक आए हो तो उसके लिए मेहनत कर दो ताकि आप निकल जाओ। ठीक है, और निकलो भी ऐसा कि आप मतलब झंडा गाड़ के निकलो कि मैंने क्वालिफाई किया तो मैंने इतने हाई बेंचमार्क से क्वालिफाई किया कि नोबडी कैन स्टॉप मी नाउ। ठीक है, तो आपका वो फेज तो क्लैरिटी होना चाहिए। अभी आपके तीनों फेजेस समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और आपको लगता है कि उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, या आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है उससे लगता है आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो काइंडली ज्वाइन इट। डोंट थिंक ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि ये जो थिंकिंग होती है ना कि हम आज करें कल करें, ये जो थिंकिंग है ये प्रोसेस कर चुके हैं वो स्टूडेंट्स जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनके माइंड में इतनी चीज क्लैरिटी है। जब वो अपना आज का दिन डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, तो आप तो अभी थॉट प्रोसेस में हो, तो आप उनसे थोड़ा पीछे ही हो। तो आप अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया खुद ही सेट कर रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज के लिए डीमोटिवेट तो रहना ही नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, ये तो फेजेस है लाइफ के। आप आज सिलेक्ट होगे, कल सिलेक्ट नहीं होगे, हाई रैंक मारोगे, लो रैंक मारोगे, लिस्ट में नाम लाओगे, नहीं लाओगे,
घर पे कुछ होगा, फाइनेंशियल टेंशन है या कुछ और भी है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में टेंशन होती है। लेकिन आप ये सोचो आपकी लॉन्ग जर्नी क्या है, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका एम क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप उसे कैसे इन्हांस कर पा रहे हो। आप फालतू के कट ऑफ वीडियोस वगैरह देखना सब कुछ बंद कर दो, ठीक है। आप सिर्फ फोकस्ड उन चीजों के लिए रहो कि अगर मैंने एक प्लान देखा है या एक स्ट्रैटेजी किया है या मैंने एक चीजों से समझ लिया, एक चैनल के थ्रू मैंने ये चीज समझ ली है कि क्या होने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं हर 2 घंटे बाद दूसरे चैनल पे जाके ये थोड़ा ना देखूंगा कि अच्छा कट ऑफ इतनी आ रही है या इतनी। हो गया। आपको सेल्फ एनालिसिस आना चाहिए ही करना कि इस पेपर को देखने के बाद में कि अब इतने बेंचमार्क तो है ही, तो इसके ऊपर जाना है तो मुझे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे खुद को पता है कि मेरा मार्क्स इससे कम आ रहा है या जो मैं कैलकुलेट किया उससे कम आ रहा है, तो मैं दूसरे फेज के लिए क्यों अब तैयारी स्टार्ट नहीं करूं और फर्स्ट फेज के लिए टाइम वेस्ट करूं। तो ये ट्रांजिशन जो फेज होता है ना एग्जाम्स के बीच का, वो बहुत खराब फेज होता है जिसमें आप टाइम वेस्ट ज्यादा करते हो रेदर देन यूटिलाइजिंग इट। और वहीं पे टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि वो यूटिलाइज ज्यादा अच्छे से कर जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उन टॉपर्स का जो मेरे साथ में सिलेक्टेड है, मतलब थे उन सब का। उन लोगों के साथ क्या था, वो 1500 आंसर्स लिख के तब यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए अपियर कर पाते थे, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, जो स्टूडेंट्स सोच रहा है कि वो दिन का 5 या 6 क्वेश्चंस लिख रहा है और थॉट प्रोसेस दे रहा है उस चीज को, और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट है वो प्लान ही कर रहा है सिर्फ कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तो वो सिलेक्शन कैसे ले पाएगा। फाइनल सिलेक्शन मैटर करता है कि कितना हार्डवर्क आपने किया है, कितना आपने पुट किया है टाइम मैनेजमेंट में, कितना आप स्ट्रेटेजाइज कर पाए हो, कितना आप रिकलेक्ट कर पाए हो चीज़ों को अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है उस हिसाब से, ठीक है। तो इस फेज में आप अपना पढ़ाई का शेड्यूल तैयार कीजिए, वैसे ही पढ़ाई करिए, फोकस्ड रहिए। जो सिलेक्टेड है अब टियर 1 में, तो उनके लिए तो बस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ मत सोचो, आंख बंद करो और युद्ध में उतर जाओ, सिर्फ पढ़ाई करने के और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के। मेजर रोल प्ले करने वाला है आंसर राइटिंग, ठीक है। अब क्या है, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, DSSB का क्या सीन रहने वाला है। देखो DSSB के लिए मैं पूरा स्ट्रक्चर प्लान कर रही हूँ कि मैं अगर मेरे पास डिस्कशन ग्रुप में 50 कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो इनके लिए तो मैं 100% अपना देने वाली हूँ कि मैं उनका सिलेक्शन कैसे भी करके 408 में से करा के छोड़ूं, ठीक है। अगर उसके अलावा उनके अलावा जो बच्चे हैं जिनको नहीं ज्वाइन करना है डिस्कशन ग्रुप वगैरह, तो उनके लिए DSSB का पूरा प्लानिंग है कि मैं उनको फेज वाइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज उसी ग्रुप में होलिस्टिकली देती रहूंगी, जो टेलीग्राम का मेरा ग्रुप है, और धीरे धीरे करके स्ट्रेटेजाइज प्लान करके उनके लिए वहां पे पोस्ट करती रहूंगी। तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई उनके लिए जो सोच रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म का कैसे प्लानिंग करें, ठीक है। तो अब क्या है, आपको तीनों फेजेस क्लियर है, कट ऑफ क्लियर है, आपको क्या आंसर राइटिंग करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। टॉपर्स मतलब आप खुद एक हो सकते हो, यू कैन बी वन अमंग देम। आप ये मत सोचो कि आपने थोड़ा कम सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको आप मेहनत कितनी कर पा रहे हो, दैट विल डिसाइड योर फेट। अगर आपने मेहनत बहुत ज्यादा कर ली और आप में इतना कैलिबर है कि यू कैन स्कोर अमंग टॉप 50 कैंडिडेट्स या टॉप 100 कैंडिडेट्स या टॉप 10 कैंडिडेट्स, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। लेकिन अगर आप में वो कैलिबर ही नहीं, आप खुद ही से सेल्फ निराश हो कि अच्छा ठीक है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं लिस्ट में ले आऊँ नाम, बहुत बड़ी बात है, या मैंने आंसर राइटिंग कभी की ही नहीं है, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अरे जब तक लिखोगे नहीं, बच्चा भी ABCD पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, तब वो सीख पाता है। तो जब तक करोगे नहीं खुद से, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नोबडी कैन मोटिवेट यू until unless you yourself want to motivate yourself, ठीक है। तो गैदर योर स्ट्रेंथ, फॉरगेट अबाउट द थिंग्स कि कितना आया था, मैंने इतना किया, मैं इतना ज्यादा कर सकता था, वो सब छोड़ दो। अभी क्या है, जिनका नहीं हुआ है वो तो फोकस्ड हो जाइए अपने फेज 3 के लिए, मतलब पूरा धुरंधर तरीके से फेज 3 के रेडी हो जाइए। और जिनका हो गया है वो रेडी हो जाइए कि आपको टॉप 10 में रैंक मारनी है, ना कि सिर्फ सिलेक्शन लेके लिस्ट में नाम चाहिए। आपको रैंक लानी है, सीधा गोल ये रखो अपनी लाइफ का कि और कुछ आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। सो उठो तब भी आपको यही होना चाहिए कि अब मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, मतलब मैंने बहुत लोग को पीछे पछाड़ दिया है, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, दिस इज इट, दैट इज ऑल, एंड इट इज अ वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग, आप देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इससे आपका कुछ नहीं होगा, आपको तो सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, बट इट विल हेल्प मी
help me to grow as a big family and help me to motivate and create more contents like this. और मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में YouTube पे डालना स्टार्ट कर दूंगी अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे साथ जो ऑडियंस है वो सपोर्टिव है, वो समझ रही है एक एस्पिरेंट की डिमांड्स क्या है, वो समझ रही है कि कैसे कंटेंट को चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना मार्केट में रश है, उन सबसे जो प्रॉपर कोर है उसे समझ में आ रहा है, देन आई थिंक वी कैन बिल्ड समथिंग टुगेदर. तो इसीलिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए एंड लाइक करिए. ऑल्सो कमेंट करिए. जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, सब कुछ आपके सॉल्व किए जाएंगे. मैं अब 100% अवेलेबल हूँ फॉर एवरीथिंग. तो प्लीज ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर लो और अब लग जाओ. ठीक है, इट इज अ टाइम टू क्वालिफाई एंड बिकम समथिंग. बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज like and share, subscribe.